नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बातचीत। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें जीवन के सबसे बुनियादी मतलब सबसे छोटे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से की दुनिया में ले जा रहे हैं। कोशिका यानी द सेल। हम सब इसी से बने हैं, पर ये है क्या आखिर? आज हम रॉबर्ट हुक की पहली खोज से लेकर एक कोशिका के अंदर के उस हलचल भरे शहर की सैर करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोशिका क्या है, बल्कि ये समझना कि ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया हमारे जैसे बड़े बड़े जीव कैसे बनाती है। स्रोतों का निचोड़ ये है कि कोशिका सिर्फ एक ईंट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है, एक शहर है और एक ब्रह्मांड है, सब एक में। वाह! और हम जानेंगे कि इसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका मतलब कमाल का है। चलिए इसी भारी भरकम लाइन से शुरू करते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसका असल में मतलब क्या है? मतलब जब हम कहते हैं कि कोशिकाएं हमारे शरीर की ईंटें हैं, तो क्या ये काफी नहीं है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ईंटों वाला उदाहरण एक हद तक सही है, लेकिन ये आधा सच है। अच्छा। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। ईंटें सिर्फ दीवारें बनाती हैं, वो संरचना है। पर वो ईंटें घर में बिजली तो नहीं पैदा करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। या पानी सप्लाई नहीं करती, या कचरा साफ नहीं करती। वो सिर्फ ढांचा है। ठीक है, समझ गया, वो पैसिव है। एग्जैक्टली। लेकिन कोशिकाएं पैसिव नहीं है, वो जादुई ईंटें हैं। जैसे लिवर का उदाहरण लेते हैं। लिवर की जो कोशिकाएं हैं, हेपेटोसाइट्स, वो सिर्फ लिवर का ढांचा नहीं बनाती, बल्कि वही कोशिकाएं असल में वो सारे काम भी करती हैं जिनके लिए लिवर जाना जाता है, जैसे डाइजेशन के लिए बाइल बनाना, खून साफ करना। अरे वाह! तो वो एक ही चीज बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग में काम करने वाले लोग भी। जिस दिन कोशिकाएं फेल, उस दिन बिल्डिंग और काम दोनों ठप। यही है संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब। वाह! ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो फिर ये जानना कि ये जादुई ईंटें मौजूद भी हैं, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प होगी। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? किसी ने तो पहली बार इसे देखा होगा। कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक से। वो अपने बनाए हुए एक शुरुआती माइक्रोस्कोप से हर तरह की चीजें देख रहे थे। ठीक है। एक दिन उन्होंने शराब की बोतल पर लगे कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा, और जो उन्हें दिखा उसने इतिहास बना दिया। उन्हें क्या देखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे नजर आए, बिल्कुल वैसे जैसे मठों में भिक्षुओं के छोटे छोटे कमरे होते हैं। अच्छा। उन कमरों को लैटिन में सेला कहा जाता था, तो हुक ने इन डिब्बों को सेल नाम दे दिया। उन्होंने अपनी सारी खोजें माइक्रोग्राफिया नाम की एक मशहूर किताब में छापी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि कॉर्क तो एक मरी हुई लकड़ी है, तो क्या हुक ने जिसे सेल कहा वो असल में एक मरी हुई कोशिका का कंकाल था? मतलब उन्होंने घर तो देख लिया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई अंदर रहता भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने सिर्फ खाली दीवारें देखी, एक ढांचा। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन ये एक खाली शहर को खोजने जैसा था। असली क्रांति तो तब आई जब किसी ने उस शहर के नागरिकों को देखा। तो फिर वो पल कब आया जब किसी ने पहली बार एक जिंदा चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे तैरते हुए देखा? वो श्रेय जाता है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। वो एक डच कपड़ा व्यापारी थे जिन्हें लेंस बनाने का जुनून था। उनके माइक्रोस्कोप हुक के माइक्रोस्कोप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अच्छा। उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद ली और उसे अपने लेंस के नीचे रखा, और उनकी दुनिया हिल गई। उन्होंने देखा कि पानी की उस एक बूंद में हजारों छोटे छोटे जीव तैर रहे थे। सच में? हाँ, जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स यानी छोटे जानवर कहा। उन्होंने बैक्टीरिया, आरबीसीज, शुक्राणु कोशिका यानी असल जिंदा चलती फिरती कोशिका की खोज की। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। कमाल है। तो एक ने खाली घर खोजा और दूसरे ने उस घर में रहने वाले लोगों को। इन दोनों खोजों ने तो जीव विज्ञान की नींव रख दी होगी। बिल्कुल। तो अब जब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये कोशिकाएं मौजूद हैं, तो क्या उन्होंने इनके लिए कोई नियम कानून बनाए? कोई सेल का संविधान? सेल का संविधान, ये अच्छा शब्द है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। करीब 150 साल बाद 1838-39 में दो जर्मन वैज्ञानिक, श्लीडन जो एक बोटैनिस्ट थे और स्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे,
उन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी पेश की। उन्होंने 2 बड़ी बातें कहीं। पहली, सभी जीवित चीजें, चाहे वो पौधा हो या जानवर, कोशिकाओं से बनी है। ठीक है। और दूसरी, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हाँ, और वो सवाल था, नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या वो अपने आप कहीं से भी पैदा हो जाती हैं? श्लीडन और स्वॉन इस पर आकर अटक गए। अच्छा। उनकी थ्योरी ये तो बताती थी कि हम सब कोशिकाओं से बने हैं, पर ये नहीं बता पाती थी कि कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो इस पहेली को किसने सुलझाया? इसे सुलझाया एक और जर्मन डॉक्टर, रुडोल्फ विरशो ने। 1855 में उन्होंने एक लाइन कही जो सेल बायोलॉजी का मंत्र बन गई। क्या लाइन थी वो? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, हर नई कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं कहीं से भी जादू की तरह प्रकट नहीं होती। एक कोशिका, जिसे हम मदर सेल कहते हैं, बड़ी होती है, अपना सामान डबल करती है और फिर बीच से बटकर 2 डॉटर सेल्स बना देती है। और ये चक्र अरबों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। मतलब एक सीधी साधी लाइन, लेकिन इसने जीवन की निरंतरता के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही आती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं? क्या एक बैक्टीरिया की कोशिका और हमारी कोशिका में कोई फर्क नहीं है? मुझे लगता है स्रोतों में इसका जवाब एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी एनालॉजी से दिया गया है। बिल्कुल, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जीवन के विकास में कोशिकाओं के 2 मुख्य मॉडल सामने आए हैं। अच्छा। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। इसे आप 90 के दशक का पुराना डब्बा वाला नोकिया फोन समझिए। हाँ, समझ गया। उसका एक ही मुख्य काम था, कॉल करना। उसका सारा सिस्टम, सर्किट, बैटरी, एंटेना, सब एक ही जगह बिना किसी खास डिब्बे या कमरे के घुला मिला रहता था। सरल, मजबूत, लेकिन सीमित। बैक्टीरिया की कोशिकाएं ऐसी होती हैं। और दूसरा मॉडल हमारा स्मार्टफोन होगा, यूकैरियोटिक सेल। एकदम सही। यूकैरियोटिक सेल एक स्मार्टफोन है। ये सिर्फ कॉल नहीं करता, इसमें कैमरा, जीपीएस, इंटरनेट, गेमिंग, सब के लिए अलग-अलग ऐप्स हैं। ठीक है। कोशिका की भाषा में इन ऐप्स को हम कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हर ऑर्गेनेल का एक खास काम है और वो एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन में बंद रहता है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा? बिल्कुल। इन सारे ऐप्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। पौधे, जानवर, हम सब इन्हीं एडवांस कोशिकाओं से बने हैं। ये एक शानदार तरीका इसे समझने का। तो चलिए इस स्मार्टफोन यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं। अगर ये कोशिका एक शहर है, तो इसकी सुरक्षा और बॉर्डर कंट्रोल कैसा है? कौन तय करता है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ 2 लेवल की सिक्योरिटी है। कुछ कोशिकाओं जैसे पौधों और फंगस में एक मोटी, सख्त बाहरी दीवार होती है, सेल वॉल। सेल वॉल। इसे आप शहर की पुरानी पत्थर की चारदीवारी समझिए। इसका काम है ढांचे को मजबूती देना और उसे फटने से बचाना। पौधों में ये सेल्यूलोज से बनती है, तो फंगस में काइटिन से। लेकिन जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती। तो हमारे सेल्स में क्या होता है? हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? हमारे सेल्स और बाकी सभी सेल्स में सेल वॉल के अंदर एक और परत होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा। ये शहर की चारदीवारी नहीं, बल्कि एक मॉडर्न हाईटेक बॉर्डर फोर्स है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट गेटकीपर है। गेटकीपर। हाँ, ये तय करती है कि कौन से अणु अंदर आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे। ये सेल का बाउंसर है। इसकी मर्जी के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत सोच समझकर चुनती है कि किसे एंट्री देनी है। ठीक है, तो शहर की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए। पावर हाउस कहाँ है? शहर के पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका के अंदर छोटे छोटे जनरेटर की तरह काम करते हैं। ये हमारे खाए हुए भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर करते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। एटीपी? एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी कहा जाता है।
जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए रुपए चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी बात है जो स्रोतों में बार बार आती है। क्या? इसका अपना खुद का डीएनए होता है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, कोशिका का बाकी सारा डीएनए तो कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग गोलाकार डीएनए होता है। ये बात वैज्ञानिकों को सालों तक हैरान करती रही। ये तो वाकई अजीब है, जैसे शहर के पावर प्लांट का अपना अलग संविधान हो। हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले शहर के मेन कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं। शहर का मास्टर या मस्तिष्क कौन है? वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका का सिटी हॉल या कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम। इसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए, क्रोमोसोम के रूप में पैक होकर रखा रहता है। कोशिका को कब क्या बनाना है, कब बटना है, कब मरना है, ये सारे फैसले न्यूक्लियस ही लेता है। ये शहर का सीईओ है। ठीक है, तो शहर में पावर हाउस है, कंट्रोल सेंटर है, लेकिन हर शहर में कूड़ा भी इकट्ठा होता है। पुरानी मशीनें खराब होती हैं। कोशिका के अंदर का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कैसा है? मैंने सुना है कि ये बहुत ड्रामेटिक है। स्रोतों में इसे सुसाइड बैग जैसा कुछ कहा गया है। हाँ, आपने लाइसोसोम के बारे में सुना है? या ये कोशिका का रिसाइकलिंग और डिस्पोजल सिस्टम है। या ये छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। अच्छा, जब कोई कोशिकांग बूढ़ा हो जाता है या बाहर से कोई बैक्टीरिया घुस आता है, तो लाइसोसोम जाकर उससे चिपट जाता है और अपने एंजाइम से उसे गलाकर खत्म कर देता है। लेकिन इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? ये तो शहर की सफाई कर रहा है। क्योंकि अगर कोशिका बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या बुरी तरह डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम फट सकता है। ओहो। और जब ये फटता है तो इसके शक्तिशाली एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचाना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह से कोशिका का आत्मविनाश का बटन है, ताकि एक खराब कोशिका पूरे शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए नाटकीय नाम आत्मघाती थैली। बिल्कुल। वाह। तो रॉबर्ट हुक के देखे हुए खाली कमरे से शुरू होकर हम एक ऐसे जटिल और हलचल भरे शहर तक पहुंच गए हैं जहां बॉर्डर कंट्रोल है, पावर प्लांट हैं, एक सीईओ है और एक आत्मघाती दस्ता भी है। ये अविश्वसनीय है। और ये आंतरिक जटिलता ही है जो एक साधारण बैक्टीरिया से लेकर एक जटिल इंसान तक जीवन की अविश्वसनीय विविधता को संभव बनाती है। हर ऑर्गेनेल की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है जो जीवन को बनाए रखने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं। अगर एक भी हिस्सा अपना काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। चलिए अंत में उस रहस्य पर वापस लौटते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए। स्रोतों में इस पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया गया है। यह हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाता है। सवाल ये है कि कोशिका के भीतर एक कोशिकांग का अपना डीएनए होना क्या बताता है? ये इतना अलग क्यों है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी नाम का एक विचार है जो इसका एक हैरान करने वाला जवाब देता है। क्या जवाब है? ये कहता है कि शायद अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वतंत्र बैक्टीरिया जैसा जीव था। आप कह रही हैं कि वो हमारी कोशिकाओं का हिस्सा नहीं था, बल्कि अलग ही जीव था? हाँ, थ्योरी के अनुसार हमारी एक पूर्वज यूकैरियोटिक कोशिका ने इस बैक्टीरिया को निगल लिया, शायद खाने के लिए, लेकिन वो उसे पचा नहीं पाई। अच्छा। और वो बैक्टीरिया मरा नहीं, बल्कि कोशिका के अंदर रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सौदा हो गया। कोशिका ने बैक्टीरिया को सुरक्षा और भोजन दिया, और बदले में उस बैक्टीरिया ने, जो अब माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका था, कोशिका को भरपूर ऊर्जा देनी शुरू कर दी। बिल्कुल। ये एक साझेदारी थी जो इतनी सफल हुई कि आज वो हमारे शरीर की हर कोशिका का हिस्सा है। लेकिन अपनी पहचान के तौर पर वो आज भी अपना अलग डीएनए साथ लेकर घूमता है। तो ये संभव है कि हम सब असल में दो अलग अलग जीवन रूपों का एक चलता फिरता मेल हैं। ये विचार तो जीवन के विकास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि विकास सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग भी है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अपने अस्तित्व की नींव शायद एक प्राचीन दोस्ती पर रखी गई है। हमारी कोशिकाओं के अंदर एक और जीव की कहानी छुपी हो सकती है। और ये इस बात का सबूत है कि एक अकेली कोशिका के अंदर भी कितने गहरे राज दबे हो सकते हैं।